नमस्कार साथियों, मैं मनीष पाल आप सभी का आज के लेक्चर में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम लोग कक्षा 9 की राजनीति विज्ञान पूरी कर चुके हैं, अर्थशास्त्र पूरी कर चुके हैं और हाई स्टोरी इतिहास भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है भूगोल। भूगोल का भी एक अध्याय कंप्लीट हो चुका है और जो अध्याय 2 है हमारा भारत का भौतिक स्वरूप, ये हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और इसका लेक्चर 1 जो है कि किस प्रकार से इंडिया का जो लैंड मास है, जो इंडिया की जमीन है, वो किस प्रकार से पहले बहुत नीचे थी, दक्षिण में थी, अब वो बिल्कुल ऊपर एशिया में आ चुकी है। पहले अफ्रीका के पास थी, अब वो एशिया के पास आ चुकी है। तो वो क्या था, वो एक लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जाना था, लेक्चर 1 में। आज से ये चैप्टर एक्चुअल में हमारा स्टार्ट हो जाएगा, लेक्चर 2। वो वीडियो जनरल इंफॉर्मेशन के लिए भी था कि आप सभी जाने, चाहे वो 9th का हो, 10th 11th 12th का हो, उनके लिए भी था। और यहां से आज से हमारा लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। आज के लेक्चर में भी हम लोग थोड़ी सी कुछ बेसिक बातें करेंगे, जैसे कि प्लेट विवर्तनिकी के बारे में, जिसे प्लेट टेक्टोनिक्स कहा जाता है, क्या होता है, किस प्रकार से हिमालय का निर्माण हुआ, ये चीजें जानेंगे। और लेक्चर नंबर जो 3 आएगा वहां से हम एग्जैक्टली जो आपकी बुक में जो चीजें लिखी हुई उनको कवर अप करना शुरू कर देंगे। पर पहले आपका आधार मजबूत होना जरूरी है, आपका बेस मजबूत होना जरूरी है कि किस प्रकार से हिमालय का निर्माण हुआ है, किस प्रकार से भारत का निर्माण हुआ है, भौतिक जो निर्माण हुआ है वो हमें जानना है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की, लेक्चर नंबर 2। और इसमें हमें क्या पढ़ना है, प्लेट विवर्तनिक के बारे में पढ़ना है, प्लेटों की गतियों के बारे में पढ़ना है कि किस प्रकार से वो मूवमेंट करती है, वहन करती है, कौन सा करंट उनमें फ्लो होता है, वो सब कुछ जानेंगे। और हिमालय का निर्माण हम लोग ये जानेंगे। ये हम हैं, मतलब टीचर है, और ये आप है जिन्होंने शीश पर हाथ रखा हुआ है कि सर कैसे होगा, पर जब तक हम हैं सब कुछ होगा, चिंता ना करें। आइए सबसे पहले तो जो चैप्टर का नाम है उसको समझते हैं, भारत का भौतिक स्वरूप, इंडियाज फिजिकल फीचर। जब हम बात करते हैं भौतिक की या हम बात करते हैं फिजिकल की, तो क्या आपके दिमाग में आता है वो बताइएगा मुझे। भौतिक स्वरूप या फिजिकल फीचर का मतलब ये है, भौतिक या फिजिकल वो चीजें हैं जिन्हें आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो फिजिकल है, वो भौतिक है। मेरा शरीर भौतिक है, मैं फिजिकल की बात करता हूं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, भौतिक शरीर है। तो उसी प्रकार से भारत का भौतिक स्वरूप क्या है, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें हम भारत में देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो भौतिक स्वरूप में आ जाती है। तो यहां पर क्या आता है, जो भारत में भू आकृति आपको देखने को मिलती है उसकी बात होती है। भू आकृति, भू आकृति का मतलब क्या होता है, भू मतलब जमीन और आकृति मतलब शेप। हमारी जमीन पे अलग अलग प्रकार के शेप देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपको पर्वत भी देखने को मिलेंगे, जैसे हम बात करते हैं हिमालय पर्वत की, हमें पठार भी देखने को मिलेंगे, ठीक है, जैसे कि दक्कन का पठार हम लोग पढ़ेंगे। पर्वत पठार हो गया, द्वीप हो गया। द्वीप क्या होते हैं, जो चारों तरफ पानी से घिरे होते हैं, जैसे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये आ जाएंगे। प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र होता है वो भी हमें देखने को मिलता है, जैसे कि जो भारत का नीचे वाला हिस्सा है जो 3 तरफ पानी से घिरा हुआ था, प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। उसके अलावा मैदान भी हमें देखने को मिलते हैं जो बिल्कुल प्लेन हो, जैसे कि आप उत्तरी भारत में देखेंगे तो वहां पर आपको मैदान भी देखने को मिलेंगे। तो अलग अलग प्रकार की क्या है, भू आकृतियां हैं, पर्वत है, पठार है, द्वीप है, मैदान है, अलग अलग प्रकार की हमें क्या है, आकृतियां देखने को मिलती है। और ये आकृतियां ही क्या है, भारत का भौतिक स्वरूप है, कि भारत का भौतिक स्वरूप। जिसमें एक इंडिविजुअल की बात करता हूं, मैं बोलूं कि मनीष का भौतिक स्वरूप क्या है, तो क्या कहा जाएगा, 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें हैं, ठीक है, छोटे छोटे बाल हैं। तो इस प्रकार से क्या हो गया, मेरा फिजिकल फीचर हो गया, मेरा भौतिक स्वरूप मेरा हो जाएगा। तो अब भौतिक स्वरूप जब हम भारत की बात करते हैं तो वहां पे किस किस प्रकार की भू आकृतियां, किन किन प्रकार की जमीनें, किन किन प्रकार के आपको शेप देखने को मिल रहे हैं, लैंड के जो शेप है, जो जमीन के शेप है, वो किस किस प्रकार का आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे पर्वत, पठार, द्वीप और मैदान आपको सब कुछ देखने को मिलेंगे। और एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं कि जिस प्रकार से भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक विविधताएं देखने को मिलती है, ओके, जहां पर अलग अलग जाति, धर्म, लिंग, भाषा के लोग हैं और उनमें जो एकता है वो भी हमें देखने को मिलती है, उसी प्रकार से सामाजिक सांस्कृतिक विविधताओं की तरह ही हमें भौतिक रूप में भी भारत में विविधता देखने को मिलती है। मतलब काफी वेराइटीज है, काफी विकल्प है। आप देखिए ना, पर्वत भी है तो पठार भी है, द्वीप है, प्रायद्वीप भी है, मैदान भी है, क्या नहीं है भारत के पास, सब कुछ है भगवान की दया से। तो भारत के पास सब कुछ है, सारी भू आकृतियां हमें भारत में देखने को मिलती है। और एक अच्छी खासी तटीय रेखा भी, कोस्टल एरिया भी है। ये इधर जो कोस्टल एरिया है, पानी वाला के जो पास में एरिया है, कोस्टल एरिया, तटीय रेखा भी हमारे पास काफी अच्छी है। तो मतलब पूर्ण रूप से भारत भौतिक स्वरूपों में भी पूर्ण रूप से संपन्न है, वहां कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन्हीं के बारे में हम पर्वतों के बारे में, द्वीप के बारे में, पठार के बारे में, मैदानों के बारे में, इनके बारे में हम जैसे जैसे आगे आगे लेक्चर्स में बढ़ेंगे, एक एक के बारे में विस्तार से और विस्तृत में जानेंगे। पर सबसे पहला सवाल यह आता है कि ये पठार, द्वीप बनते कैसे हैं, इनके बनने के क्या कारण है।
क्यों इनका फॉर्मेशन होता है, क्यों इनका निर्माण होता है, तो पहले हमें यह चीज समझना अति आवश्यक है। वही कहीं ना कहीं आज हम आज के लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। और जो मैं आज के लेक्चर में आपको समझाने जा रहा हूं ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि क्लास 9th के लिए ही काम रहेगा। 10th में, 11th, 12th में भी अगर आप लोग भूगोल पढ़ते हैं और आगे जाकर के कंपटीशन के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो भी काफी एक इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए आ जाती है। जानते हैं प्लेट विवर्तनिक, या इसे इंग्लिश में कहा जाता है प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स की जो थ्योरी है या प्लेट विवर्तनिक की जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। ये हम लास्ट के लेक्चर्स में जान चुके हैं। अल्फ्रेड वेगनर ने सिद्धांत दिया और उसमें बताया कि जो महाद्वीप है ये क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, चल रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, इनका मूवमेंट होता है, कंटिन्यूसली होता है। और ये मूवमेंट किस आधार पर हो रहा है? जो प्लेटें हैं, जो भूगर्भ के अंदर प्लेटें, भूगर्भ का मतलब समझिएगा, भूगर्भ, गर्भ क्या होता है? जैसे हम नहीं कहते हम हमारी माँ के 9 महीना हम गर्भ में रहे, गर्भ मतलब जो वॉर्म है, जो हमारी माँ का जो गर्भ होता है उसमें हम लोग रहते हैं। उसी प्रकार से पृथ्वी का भी क्या है? गर्भ है। भाई हम पृथ्वी के ऊपर है और पृथ्वी का जो अंदर का इंटीरियर है वो क्या है? वहां का गर्भ है, वो वहां का वॉर्म है। मतलब भूगर्भ मतलब जो हमारी भूमि, और हमारी भूमि क्या है? हमारी पृथ्वी है। तो इसकी गर्भ के अंदर, उसके वॉर्म के अंदर, उसके अंदर इंटीरियर आंतरिक में क्या है कि काफी प्रकार की जो प्लेटें हैं उन प्लेटों के आधार पर ही ये टिके हुए हैं और ये प्लेटें ही क्या करती है? मूव करती है। इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया? प्लेट विवर्तनिक या प्लेट टेक्टोनिक्स से नाम दिया गया है। एक बात मैं आपको और बताता हूं कि जो पृथ्वी के अंदर का हिस्सा है उसको आप देखेंगे वो 3 भागों में बटा हुआ है। जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के जो सबसे ऊपरी वाली सतह है, ये जो सबसे ऊपर वाला सतह है इसे हम कहते हैं भूपरपट्टी। क्या कहते हैं? भूपरपट्टी। इंग्लिश में कहा जाता है क्रस्ट। यहां पर आपको जहां की जैसे हम बात करते हैं कि मिट्टी देखने को मिलेगी, ये वाला इलाका है भूपरपट्टी का। इसके बाद इसके बीच का जो इलाका है वो इलाका आता है किसका? मेंटल का। जहां पर आप मैग्मा या लावा की बात करते हैं वो इसमें आ जाता है। और फिर जो बीच बिल्कुल सेंटर में है वो है कोर, ठीक है, और हिंदी में से क्रोड कहा जाता है। मैं आपको लिख करके बता देता हूं, क्रोड, और इंग्लिश में कोर कहा जाता है। ओके, तो ये क्या है? हमारे 3 सतह है, 3 लेयर्स है पृथ्वी के अंदर, ठीक है। अब आप पूछोगे सर ये कैसे पता लगाया? तो देखिए कोई भी उसके अंदर, पृथ्वी के अंदर गया नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप मैग्मा का, लावा का देखेंगे तो वो काफी गर्म रहता है, काफी हॉट वो रहता है, तो वहां अंदर कोई नहीं जा सकता। पर एक्चुअल में क्या होता है, जो कुछ भी आज हमें पृथ्वी के ऊपर देखने को मिलता है, हमें पहाड़ देखने को मिल रहे हैं, पठार देखने को मिल रहे हैं, मैदान, जो कुछ भी देखने को मिल रहा है वो क्या है? इन अंदर के मूवमेंट के कारण से ही हुआ है। इन अंदर के मूवमेंट जो हुआ, उन मूवमेंट के कारण ही वो चीजें बाहर आई और उनसे हमें पता लगा कि अंदर ऐसा होगा ही होगा। ओके, ये घटनाएं हुई होंगी अंदर, ऐसा हम अनुमान लगा करके चलते हैं। ओके, तो 3 सतह है, भूपरपट्टी, मेंटल और कोर या क्रोड जिसे हम हिंदी में कहते हैं। अब अंदर जो प्लेटें हैं वो प्लेटें क्या करती हैं, उनका क्या काम है, आइए वो जानते हैं। पृथ्वी की ऊपर परपट्टी 7 बड़ी एवं कुछ छोटी प्लेटों से बनी हुई है। अब देखिए, अगर आप ये पृथ्वी की ये पहली भूपरपट्टी है, इसमें देखेंगे तो ये जो मतलब मैं कहना चाहता हूं, जो पूरा पृथ्वी का आप लैंड मास देख रहे हैं, पूरी जो जमीन देख रहे हैं, ये क्या है? 7 तो बड़ी प्लेटें हैं, 7 तो बड़ी प्लेटें हैं और कुछ क्या है? छोटी छोटी प्लेटें हैं, और जो कि इन बड़ी प्लेटों के बीच में है या थोड़ा सा अलग अलग हिस्से में वो बटी हुई है। तो टोटल 7 बड़ी प्लेटें और कुछ छोटी प्लेटें हैं। प्लेटों की गति के कारण प्लेटों के अंदर एवं ऊपर की ओर स्थित महाद्वीपीय शिलों में दबाव उत्पन्न होता है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। प्लेटों की गति के कारण, गति का मतलब क्या है कि जब वो मूव करेगी, जब वो एक जगह से दूसरी जगह घूमेगी, मतलब जैसे मान लीजिए ये प्लेट है और ये धीरे धीरे धीरे, अब ऐसा नहीं है कि भाई प्लेट आज यहां थी और कल यूं वहां पहुंच जाएगी, ऐसा नहीं है। बहुत मतलब लाखों करोड़ों सालों में धीरे धीरे यूं, रुक जाओ, वो बहुत धीरे धीरे चलती है, ठीक है। तो ये क्या है? गति के कारण क्या? प्लेटों के अंदर। प्लेटों के अंदर का मतलब क्या है? देखिए मैं आपको ये चीज समझाना चाहता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये एक प्लेट है, ओके, ये प्लेट कहां पर है? भूगर्भ के अंदर है, मतलब जमीन के अंदर, हमारे पृथ्वी के अंदर है। और इन्हीं प्लेटों के ऊपर क्या है? जो हम महाद्वीप देखते हैं, जो जमीन देखते हैं, वो इन्हीं के ऊपर है। ये प्लेटें हैं, इन प्लेटों के, ये जैसे जैसे प्लेटें धीरे 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 मूव करेगी, उन्हीं से क्या है? ये प्लेट जहां मूव कर रही है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ये प्लेट है और ये क्या है? इसके ऊपर जैसे मान लीजिए एशिया महाद्वीप है, ठीक है। अब ये प्लेट अगर मूव कर रही है तो एशिया महाद्वीप भी तो मूव कर रहा है ना भाई। ये प्लेटें, सॉरी, ये महाद्वीप किस पे टिके हुए हैं? प्लेटों पे ही तो टिके हुए हैं ना, प्लेटों पे ही टिके हुए हैं। ये भाई, और एक सीधा सा और उदाहरण लेते हैं। आप घर में आपके गेस्ट आते हैं, आपने एक ट्रे ली जिसे हम प्लेट कहते हैं,
वो प्लेट ली और उसमें पानी के गिलास रखे हैं। अब जब आप बहुत तेजी से सीढ़ियों से ऐसे उतरते जाओगे, आपकी प्लेट भी हिल रही है, तो प्लेट हिल रही है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जो पानी के गिलास है वो भी हिल रहे हैं। सीधा सा फंडा है ना भैया, जब ट्रे हिल रही है तो पानी का गिलास भी हिल रहा है। उसी प्रकार से जब इन प्लेटों के ऊपर ही ये महाद्वीप हैं, तो जब ये प्लेटें धीरे धीरे मूव करेगी तो इनका स्थान भी बदलेगा या नहीं बदलेगा मेरे शेर और शेरनियों? बदलेगा, 100% बदलेगा। तो वो यही बात कह रहा है कि जब इन प्लेटों की गति के कारण प्लेटों के अंदर, मतलब इसमें यहां पर और इसके ऊपर की ओर स्थित, इसके ऊपर की स्थित जो महाद्वीप है भाई, इनके ऊपर स्थिति महाद्वीप ही तो है। इसके अंदर और इसके ऊपर का मतलब क्या है? देखिए, आज जितना हिमालय आपको बाहर देखने को मिलता है ना, उतना काफी नीचे भी धंसा हुआ है। जब आप एक 4 मंजिला घर बनाते हैं तो उससे पहले काफी नीचे खड्डा खुदवा करके नींव करवाते हैं। ये क्या दर्शाता है कि नीचे हमें ज्यादा मजबूत चाहिए। तो अगर हिमालय, ये हिमालय है, तो ये अगर इतना ऊपर निकला हुआ तो आधा कम से कम क्या होगा बच्चा? नीचे भी होगा। तो ये क्या आ गया? प्लेट के अंदर आ गया ना ये नीचे वाला हिस्सा। तो ये क्या हो गया? हमारा प्लेट के अंदर आ गया। तो प्लेट के अंदर और ऊपर की स्थित जो महाद्वीपीय शेल है, शेलों का मतलब क्या होता है? चट्टाने, जो रॉक्स है, उन सब में क्या है? दबाव उत्पन्न होता है, प्रेशर आता है, और प्रेशर आने के कारण क्या होता है? उनकी जगह, स्थान चेंज होता है। वलन, भ्रंशीकरण तथा ज्वालामुखी क्रियाएं होती है। अब जब इनमें मूवमेंट होगा, इनमें कुछ बदलाव हमें देखने को मिलेगा, तो 3-4 प्रकार की घटनाएं या क्रियाएं होती हैं। एक होती है वलन। वलन को इंग्लिश में कहते हैं फोल्डिंग। क्या होगा? फोल्ड होगा। ठीक है, फोल्ड होना आप सभी समझते हैं, अभी मैं आपको और समझाऊंगा। भ्रंशीकरण, ये सभी अभी अपन आगे एक एक कर करके जानेंगे। भ्रंशीकरण मतलब फोल्ट आ जाना, जहां पर बीच में दरार पड़ जाती है उसे कहते हैं भ्रंशीकरण। ज्वालामुखी आप सभी जानते हैं और अभी आगे और चर्चा करेंगे। अब प्लेटों की गतियों का विभाजन। प्लेटों की जो गतियां हैं, जो मूवमेंट हो रहा है, उसको विभाजित किया गया है कि किस प्रकार से वो मूव कर रही है, किस प्रकार से वो चल रही है। तो 3 भागों में इसको विभाजित किया गया है। सबसे पहला जो भाग है उसे कहते हैं अभिसारित परिसीमा। क्या कहते हैं? अभिसारित परिसीमा। कुछ प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं। अब देखिए इनका मूवमेंट, देखिएगा इनका मूवमेंट किस प्रकार से होता है जब हम बात कर रहे हैं अभिसारित परिसीमा की। ठीक है, इसे इंग्लिश में कन्वर्जेंट बाउंड्री प्लेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कन्वर्जेंट बाउंड्री प्लेट। मैं लिख देता हूं, कन्वर्जेंट बाउंड्री प्लेट। ये कैसी है? अभिसारित परिसीमा, कन्वर्जेंट बाउंड्री प्लेट। इनका मूवमेंट कैसे होता है? इनका मूवमेंट इस प्रकार से होगा कि दोनों प्लेटें यूं आई, यूं आ रही, ये एक प्लेट हो गई, ये एक प्लेट हो गई। जब प्लेटों का मूवमेंट यूं आमने सामने हो रहा है और एक प्लेट क्या होगा? एक प्लेट नीचे धंस जाएगी और दूसरी क्या हो जाएगी? ऊपर उठ जाएगी। ओके, तो ये क्या कहलाता है? अभिसारित परिसीमा कहलाता है। जैसे कि आप इस चित्र में देखिएगा, इस चित्र को देखिए, ये 2 प्लेटें आ रही थी, एक ये वाली है और एक ये वाली है। तो हुआ क्या कि ये जो है ये नीचे चली गई और वो ऊपर आ गई, ये नीचे चली गई और वो ऊपर आ गई। और जब ये नीचे गई और वो ऊपर आई तो इनमें क्या होता है? फोल्ड होता है। फोल्ड होने का मतलब मैं आपको समझाता हूं क्या होता है। भाई ये पेपर है या नहीं है? बिल्कुल है, बिंदास रहो। अब ये पेपर जैसे मैंने इसको क्या कर दिया? यूं फोल्ड कर दिया, इसको मैंने वलन कर दिया, इसका मोड़ दिया, ये फोल्डिंग हो गई। ओके, इस प्रकार से क्या होता है कि जब ये 2 प्लेट्स टकरा रही हैं तो ये जब एक नीचे चली जाएंगी, दूसरी ऊपर क्या है? फोल्ड, यू फोल्ड होते 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 ऊपर एक शेप बना लेगी। और जो हमारे भारत में हिमालय हैं वो सबसे यंगेस्ट, सबसे नए पर्वतों में से एक है। और वो जो बने हैं वो कैसे बने हैं? वलन के द्वारा ही बने हैं, मतलब फोल्ड ही हुए हैं। मतलब कभी ऐसा हुआ होगा कि जब 2 प्लेटें क्या हैं, दोनों आमने सामने आ रही होंगी और जो एक प्लेट है वो नीचे गई होंगी और दूसरी ऊपर उठ करके फोल्ड होती होती क्या है? एक पर्वत उसने बना दिया होगा जो कि हिमालय है। अब आप बोलोगे सर वो 2 कौन सी प्लेटें थी? 2 प्लेटें मैं आपको बताता हूं। लास्ट लेक्चर आप लोगों ने देखा था, इंडिया क्या हुआ था? इंडिया यहां पर अफ्रीका के पास था, दक्षिण में, यहां से उठता हुआ ऊपर गया। अब ये गया है तो एशिया वाला भी तो थोड़ा सा आया ही होगा। दोनों टकराए और टकराते एक नीचे गया, दूसरा ऊपर, और ऊपर उठ करके क्या कर दिया? वलन पर्वत बना दिए, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? हिमालय कहते हैं। तो अभिसारित परिसीमा या कन्वर्जेंट बाउंड्री प्लेट्स क्या करती हैं? जो आमने सामने दोनों बिल्कुल क्या करीब आएंगी। ठीक है, दोनों पास 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 आएंगी। ठीक है, दोनों क्या होता है? पास पास आती है। मैं इसमें अगर आपको और तो अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है, ये बेस्ट एग्जांपल्स हैं। ठीक है, जैसे आप पास पास से ऐसे भी याद रख सकते हैं। अभिसारित, वो आपने देखा है कौन सी मूवी थी? मुझे मूवी का नाम याद नहीं आ रहा, जिसमें मतलब भागते हुए आएंगे तो
मदर है और वो बेटा ऐसा बिल्कुल भागते हुए आएंगे दोनों तरफ से, तो मतलब दोनों क्या है, पास आ रहे हैं, अभिसारित हैं, तो अभिसारित परिसीमा ये हो जाती है। दूसरी है अपसारित है, इसको क्या कहेंगे, डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट बाउंड्री लाइन। जबकि कुछ प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है, ठीक है। अब ये देखो, अब इसमें क्या लफड़ा है, वो क्या था, पास आ रही थी, ये दूर जा रही है। उनमें प्रेम बहुत था, आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं, तो उनमें क्या था, प्यार था, तो इसलिए वो प्यार के लिए भाग रही थी दोनों। पर जैसे ही दोनों मिली तो पता चला नहीं नहीं भाई, यहाँ तो विचार आचार विचार ही नहीं मिल रहे हैं, आचार विचार ही नहीं मिल रहे हैं। तो जो शक्तिशाली था उसने कमजोर को नीचे दबा दिया और खुद ऊपर उठ गया, है ना, आचार विचार मिले नहीं। अब ये दोनों क्या है, काफी समय से बिल्कुल पास में, पर अब धीरे धीरे अलग होना शुरू करेगी। तो अब आ जाओ फिर से अपने दोनों रिमोट पे, मतलब दो प्लेट्स पे है, ओके। तो ये दो प्लेटें हैं, अब इसमें क्या होगा भैया, ये ऐसा है, अब ये धीरे 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 धीरे, मैंने पहले भी कहा है, ऐसा नहीं कि सडनली आज यहाँ है और कल यूं हो जाएगी, नहीं, काफी समय लगता है बच्चों, बहुत बहुत समय लगता है, ठीक है। और जैसे मैंने कहा कि हिमालय सबसे नए पर्वतों में से है, तो ऐसा नहीं है कि वो कल ही हुआ, 5 दिन 10 दिन पहले ही वो होना, काफी टाइम है उसमें। तो ये देखिए, यूं धीरे 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 ये प्लेट्स क्या होती जाएंगी, यूं साइड में होती जाएंगी। अब जब ये दोनों दूर जाती जाएंगी तो होगा क्या, अब दूर जाती जाएंगी, दूर जाती जाएंगी, दूर जाती जाएंगी। अब हुआ क्या कि जब ये प्लेटें से दूर गई तो आपको पता है नीचे से तो लावा, मैग्मा ये आता है, और उनमें एक धारा बहती है जिसे हम संवहन धारा कहते हैं, या इंग्लिश में हम उन्हें कन्वेक्शन करंट कहते हैं। कन्वेक्शन करंट्स का काम क्या होता है, वो लिक्विड हो या कुछ भी हो, उसको ऊपर की तरफ फ्लो करते हैं, ऊपर की तरफ, मतलब यूं नीचे से यूं ऊपर की तरफ ले जाते हैं, है ना। तो अब यहां पर क्या हो रहा है, जब ये दोनों प्लेटें इधर यूं हो जाएगी और नीचे से लावा में, मैग्मा में जो है कन्वेंशन करंट लग रहा है, संवहन धारा लग रही है। वहन का मतलब क्या होता है, मूवमेंट, घूम रहा है, तो करंट इसको क्या ऊपर की तरफ यूं यूं ले जाएगा, और जब जैसे ही वो यूं ऊपर की तरफ ले जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चा, यहां पर क्या आ जाएगा, फॉल्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फॉल्ट आ जाएगा, मतलब दरार पड़ जाएगी, भ्रंश पड़ जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये फॉल्ट आ जाएगा, और फॉल्ट आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, यहां पे या तो खड्डा बन जाएगा, ओके, या तो यहां पे खड्डा बन जाएगा कुछ इस शेप का। तो होता क्या है, यहां पे कुछ इस प्रकार के शेप्स बन जाएंगे, और ये जो शेप्स बनते हैं इस प्रकार के यूं, इन्हें हम क्या है, घाटी कहते हैं, रिफ्ट घाटी कहते हैं। तो यहां से क्या होता है, ये जो बहुत बड़े जैसे पर्वत हो गए और हो गए, उन इलाकों में ऐसा शेप्स बन जाता है, और फिर यहां से नदियां नदियां बहती हैं। वो वाला काम किससे होगा, भ्रंशीकरण से होगा। भ्रंशीकरण किसमें होता है, अपसारित परिसीमा से होता है, जब दो प्लेटें क्या होती है, अपोजिट डायरेक्शन में जाती जाती है, और बीच का जो गैप है वहां पे जो है जगह मिलती है, और वो क्या है, एक एक घाटी के फॉर्म में निर्माण कर देता है। तो हमने अभी लास्ट में जो पढ़ा था वो कौन सी पढ़ी थी, अभिसारित पढ़ी थी। इससे क्या हो रहा है, इससे हो रहा है पर्वतों का निर्माण। और अपसारित में क्या हो रहा है, भ्रंशीकरण हो रहा है, ठीक है। भ्रंश मतलब दरारें पड़ रही हैं, और दरारें पड़ करके घाटी घाटी का निर्माण हो रहा है। जैसे कि मैंने एक तस्वीर दिखाई है, ये वाला भाग इधर हो गया और ये वाला भाग इधर हो गया, और बीच में जगह बन जाती है, मतलब रास्ता बन गया बीच में। तीसरी फिर आती है रूपांतर परिसीमा, ठीक है, या इसे हम ट्रांसफॉर्म बाउंड्री प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री प्लेट। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री प्लेट। कभी कभी वे एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा में भी गति कर सकती है। तो क्षैतिज दिशा में किस प्रकार से करेंगी, क्षैतिज दिशा में गति करने का मतलब यूं है बच्चा। क्षैतिज का मतलब पहली बात तो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल, इंग्लिश में यूं होता है, ठीक है, ये होता है, ये वर्टिकल हो जाता है, लंबवत जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं। तो ये किस प्रकार से होगा, इस प्रकार से होगा। ये दो प्लेटें हैं, ठीक है, और मतलब मैं आपको इसे सामने से दिखा रहा हूं, ये जो व्हाइट वाली प्लेट है ये यूं आगे की जा रही है, और ये क्या है, पीछे जा रही है। तो ये दोनों कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, धीरे 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 ये मूव क्या कर रहा है, क्षैतिज कर रही है, मतलब एक साथ में कर रही है। ये ऊपर की दिशा में नहीं जा रही बल्कि यूं चल रही है। और जब ऐसी कंडीशंस होती है तो इन कंडीशंस में क्या आता है, इन कंडीशंस में ज्वालामुखी वाली स्थितियां पैदा होती हैं। जब ये दोनों प्लेट्स यूं चलती हैं और बीच में कहीं जगह मिलते ही लावा बाहर निकलता है और वहां पर ज्वालामुखी का विस्फोट धमाधम हो जाता है। तो ये तीन प्लेटों की क्या थी, गतियां थी। इन तीन प्लेटों की गतियों को आप अच्छे से समझे, बार बार देखें, और जब तक नहीं समझ में बार बार इसको देखते रहे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये देखिए, ये मेरा एक चित्र निकाला है बहुत मुश्किलों से। अभी सारी परिसीमा में क्या हो रहा है, दोनों यू मूव कर रही है, ठीक है,
दोनों कैसे, एक इधर से आ रही है और एक इधर से आ रही है, ठीक है, मतलब दोनों एक तरफ भागते हुए आ रहे हैं, हम दोनों में बहुत प्यार है, प्यार में फिर लड़ेंगे और एक मजबूत ऊपर और कमजोर नीचे। फिर अब सारी इनमें बिल्कुल भी प्यार नहीं है, ये दोनों दूर दूर जाएंगी, ठीक है, और ये थोड़ा सा क्या है कि समानता के आधारित पे है, तो ठीक है बराबर थोड़ा सा चलते हम लोग रहेंगे, ये रूपांतर परिसीमा हो जाएगी। जब दो प्लेटें एक दूसरे के करीब आती है, अब दो प्लेटें एक दूसरे के करीब कब आ रही है, अभिसारित वाले में। किस में आ रही है, अभिसारित वाले में। तब या तो टकराकर टूट सकती है, भाई जब दोनों बहुत ही जोर से साथ में आकर के भिड़ेंगे तो क्या होंगे, तो टूट जाएंगे, या जो है एक नीचे हो जाएगा और एक ऊपर चला जाएगा। टूट सकती है या एक प्लेट फिसलकर दूसरी प्लेट के नीचे जा सकती है, तो एक फिसल करके दूसरे के नीचे चली जाएगी, जिससे कि क्या होगा, वलन होगा, फोल्डिंग माउंटेन्स जैसे निर्माण होता है, जैसे कि हिमालय का। इन प्लेटों में लाखों वर्ष से हो रही गति के कारण महाद्वीपों की स्थिति तथा आकार में परिवर्तन आया है, ठीक है। और मैंने क्या कहा, जो प्लेटों में परिवर्तन हो रहा है वो कोई ऐसे एक दिन का नहीं, लाखों वर्ष उसमें लगते हैं, और इस परिवर्तनों के कारण ही क्या हो रहा है, महाद्वीपों की स्थितियों में परिवर्तन हो रहा है, चेंज हो रहा है, बदलाव आ रहा है। भाई महाद्वीप क्या है, जो हमारे 7 महाद्वीप हमें देखने को मिलते हैं, उनकी सबकी जो स्थितियां है, उनके आकार है, उनमें परिवर्तन हमें देखने को मिल रहे हैं। भारत की वर्तमान स्थलाकृति का विकास भी इस प्रकार की गतियों से प्रभावित हुआ है। तो भारत के आज वर्तमान 8% स्थल आकृति, स्थल मतलब हमारा स्थान, और आकृति मतलब मैंने आपको बताया था शेप्स। तो जो भू आकृतियों की हमने चर्चा करी थी कि भाई अलग अलग प्रकार की भू आकृतियां हैं, कहीं पे पर्वत है, कहीं पे पठार है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है। तो ये जो वर्तमान स्थल आकृतियों का जो विकास हुआ है वो भी कहीं ना कहीं प्लेटों की गतियों से प्रभावित हुआ है। तो ये प्लेटों में जो मूव हुआ है, उन्हीं मूव्स के कारण भारत पे भी आज आपको अलग प्रकार की स्थल आकृतियां देखने को मिलती है। विश्व के अधिकतर ज्वालामुखी एवं भूकंप संभावी क्षेत्र प्लेटों के किनारों पर स्थित हैं, लेकिन कुछ प्लेट के अंदर भी पाए जाते हैं। अब ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्या कहा गया है कि ज्वालामुखी और भूकंप विशेष करके उन्हीं क्षेत्रों में आते हैं जहां पे प्लेट के किनारे हो। अब इस चीज को मैं आपको समझाता हूं, देखिए मेरी बात सुनिएगा। जैसे मान लीजिए कि मैं फिर एक बार डायग्राम में भी समझाऊंगा, एक बार यहां पे समझिए। मान लीजिए ये 2 प्लेटें हैं, ठीक है, ये अपनी 2 प्लेटें। अब इसने बोला किनारों पर आता है, तो ये जो किनारे हैं यहाँ पे, ये जैसे यहाँ पे किनारा हो गया, यहाँ पे किनार होगी, यहाँ पे किनार, मतलब जो जहां पे ज्वाइंट करने वाले एंड से, जहां पे जुड़ रहा है, उन किनारों पे क्या है, ज्यादा ज्वालामुखी या भूकंप आते हैं। अब कारण पूछोगे आप क्यों आते हैं सर, यहाँ पे देखो क्या होता है, कभी भी अगर तोड़ा जाता है तो उसको कैसी जगह से तोड़ा जाएगा, ऐसी जगह से तोड़ने की कोशिश हम किसी भी चीज को करते हैं जहां से वो सबसे कमजोर हो, और सबसे कमजोर कहां से होती है, किनारों से होती है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूं, आपने माला देखी होगी, सब माला देखते हैं, ठीक है, माला आती है, हम माला को जब अगर तोड़ने की कोशिश करते हैं तो हम क्या ढूंढते हैं, उसमें वो पॉइंट ढूंढते हैं जहां पर गिठान लगाई गई है, तो वहां से क्या होगा, वो आसानी से टूट जाएगा, क्योंकि वहां पर जॉइंट है उसका, वो आसानी से टूट सकता है। हम जहां से जॉइंट होता है वहां से तोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो सबसे कमजोर इलाका है। ये जैसे मार्कर है, अगर ये मार्कर बीच में से टूटा और मैं फिर इसको जोड़ दूं और फिर इसको ऐसा कर दूंगा तो भी क्या होगा, ये टूट जाएगा। ओके, घड़ी है, घड़ी को कहीं किसी पॉइंट से टूट गई और फिर मैं उसको जोड़ता हूं और फिर उसी जगह हल्का सा भी टच कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो किनोर होती है, जो किनारे होते हैं, ये क्या होते हैं बच्चा, कमजोर होते हैं, ये कमजोर होते हैं, क्योंकि लास्ट एंडिंग पॉइंट से भाई बीच में से तो मजबूताई है, पर जो किनारे हैं, किनार है वो तो क्या कमजोर है। तो इन किनारों पे क्या होता है, जैसे ही अब जब नीचे से लावा आता है, मेग्मा आता है, तो वो मेग्मा क्या बहुत गर्म होता है और उसमें सहवहन धारा है, कन्वेक्शन जो करंट्स है वो लग रहे हैं, वो नीचे से बिल्कुल स्पीड में ऊपर आते हैं, और जब वो आ रहे हैं तो उनको जगह जो सबसे बेस्ट सुटेबल जगह मिल रही है वो यहाँ वाली मिल रही है, क्योंकि वो जॉइंट में आसानी से ऊपर तेजी से आकर करके उन जॉइंट को तोड़ देंगे और क्या ज्वालामुखी या भूकंप वहां पर आ सकता है। तो सबसे ज्यादा अगर ज्वालामुखी या भूकंप कहीं आएंगे तो कहां आएंगे, किनारों पर आएंगे। पर फिर उसने ये भी बोला है कि कुछ प्लेटों के अंदर भी पाए जा सकते हैं, तो कुछ यहां पर भी आ सकते हैं, यहां पर भी आ सकते हैं। हो सकता है कि इन प्लेटों का कोई ऐसा भाग हो जो कि कमजोर हो, और हमने ये भी कहा कि और 7 बड़ी प्लेटों के अलावा छोटी छोटी प्लेट्स भी, तो हो सकता है कोई बीच में छोटी प्लेट हो, वहां पर भी आ सकते हैं। पर मुख्यतः जो आते हैं वो कहां पर आते हैं, जहां पर बिल्कुल किनारे वाला होता है उसमें। अब आप इस पे आइए, इस पे मैं आपको प्लेट्स दिखाता हूं, कौन सी प्लेट्स वहां पे चल रही। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की मैं चर्चा करता हूं, तो ये देखिएगा, यूं जो मैं बना रहा हूं, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एक ही प्लेट पर टिके हुए हैं, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एक ही प्लेट पर टिके हुए हैं। ये जो ब्लैक से मैंने ज्यादा हाईलाइट करा उसमें इंडो ऑस्ट्रेलिया है, तो ये इंडिया वाला पोर्शन और ऑस्ट्रेलिया वाला पोर्शन, ये प्लेट इस प्रकार से है, ठीक है।
यहाँ पे प्लेट का मूवमेंट है और फिर उसके जो ऊपरी हिस्से में यहाँ पे हिमालय आ ही जाएगा। तो ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। ऐसे ही आप देखिए यहाँ पर ये यूरेशियन प्लेट आपको देखने को मिल रही होगी। यूरेशियन प्लेट का मतलब है यूरोप प्लस एशिया, यूरोप प्लस एशिया, तो दोनों की मिलाकर के एक ही प्लेट है यूरेशियन, जो पहले से एक थी। और ये जो हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ये नीचे थी, क्योंकि हम देख चुके हैं कि गोंडवाना लैंड में क्या था, दक्षिण अमेरिका का भाग था, अफ्रीका का भाग था, इंडिया था और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका था। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया तो क्या है, एक पर ही है, तो ये दोनों साथ साथ ऊपर गए, ये यहीं रुक गया और वो इंडिया थोड़ा सा और ऊपर चला जाता है। तो अब आप पूछोगे कि भाई कहां पर ज्यादा भूकंप आने की संभावना है, कहां पर ज्यादा। अब ये एक इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है और ये एक अफ्रीकन प्लेट है। तो ये वाला अगर पॉइंट है, ये बीच में जो कॉर्नर है, यहां पे आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। जापान में भी यही कारण है। जापान में जब देखेंगे तो जापान क्या है, बिल्कुल आप देखेंगे उस साइड में है, बिल्कुल एक छोटा सा द्वीपीय देश है जापान, और वो भी क्या है, बिल्कुल उसी एरिया पर स्थित है जहां पर क्या हो कि ज्वाइन हो रहा है। ये कारण एक मुख्यतः रहता है कि वहां पर ज्वालामुखी या भूकंप जो है वो ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका के क्षेत्र शामिल है। देखो एक तो दक्षिण अफ्रीका नहीं, दक्षिण अफ्रीका तो एक देश है जो कि अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा है, ठीक है। जो यूं आप ये पूरा अफ्रीका महाद्वीप है, ये नीचे का जो हिस्सा देखते हैं ये दक्षिण अफ्रीका एक कंट्री है, देश है, जहां पे नेल्सन मंडेला जी ने संघर्ष किया, ठीक है। और भारत, ये हमारा भारत है, ठीक है। ये अंटार्कटिका दिखाया, ये ऑस्ट्रेलिया दिखाया, ये दक्षिण अमेरिका है, ये अफ्रीका। ये किसका भाग है, ये गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है। हम दो भागों में बांट चुके हैं कि भाई पहला क्या था कि पहले पूरी जमीन एक थी, तो जिसे हम पेंजिया कहते थे, और पानी वाला जो हिस्सा था उसे पेंथालासा। फिर क्या हुआ कि ये जो जमीन वाला भाग है वो दो भागों में बंट गया, जिसमें एक लोरेसिया और दूसरा गोंडवाना लैंड। तो दक्षिणी जो भाग है उसे गोंडवाना लैंड कहा गया और उत्तरी जो भाग है उसे लोरेसिया कहा गया। लोरेसिया में क्या क्या आता है, नॉर्थ अमेरिका आता है, यूरेशिया आता है, मतलब यूरोप और एशिया आता है। नॉर्थ अमेरिका मतलब उत्तरी अमेरिका जो आज महाद्वीप है, ठीक है। और गोंडवाना वाले लैंड में क्या आ रहा है, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। ये किसका भाग था, गोंडवाना लैंड का भाग था। यही बात यहां पर बताई गई। अब आते हैं कि हिमालय का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ हिमालय, कि किस प्रकार से हिमालय का निर्माण होता है, किस प्रकार से हिमालय बनता है। उत्तर दिशा की ओर प्रवाह के परिणाम स्वरूप यह प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, कौन सी प्लेट किससे टकराई, ये समझने वाली बात है। यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट ये वाली है, ये वाली यूरेशियन प्लेट है जिसमें यूरोप और एशिया है। और हम ये बात देख चुके हैं कि भारत पहले कहां था, गोंडवाना क्षेत्र में था, ठीक है, नीचे की तरफ था। और भारत और ऑस्ट्रेलिया एक ही प्लेट पे टिके हुए, जिसे हम कहते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो क्या हुआ, इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है वो कमजोर प्लेट है, आई बात समझ में। और जो यूरेशियन प्लेट है ये क्या है, अधिक विशाल, थोड़ी बड़ी प्लेट है, और इंडो ऑस्ट्रेलियन थोड़ी कम है, क्योंकि यूरोप, यूरेशियन प्लेट आप देखेंगे यूरोप और एशिया पूरा टिका हुआ है, और इंडो ऑस्ट्रेलिया पे क्या है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया वाला ही तो पार्ट है। तो अपने से अधिक विशाल प्लेट से, जो कि यूरेशियन प्लेट थी, उससे जाकर के क्या है, टकराती है। तो हमारा इंडिया पहले यहां पर था, अब उससे जाकर के ऊपर टकराता है, और जब टकराएगा तो क्या होगा, एक ये कौन सा अभिसारित परिसीमा वाला है, ओके। अभिसारित परिसीमा, जब दोनों यूं आएंगे, यूं टकराएंगे, और एक क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा और दूसरा ऊपर होकर के फोल्ड हो जाएगा, वलन पर्वत बनाएगा, जो कि हिमालय हमारे होते हैं। इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच स्थित 33 सागर भू अभिनीति के अवसादी चट्टान वलित होकर हिमालय तथा पश्चिम एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो गए। अब देखिए, अब जब लोरेसिया और गोंडवाना वाली जमीनें थी, तो लोरेसिया और गोंडवाना के बीच में जो सागर था उसे 33 सागर कहा गया, 33 सागर उसे कहा जाता है। पर जिस प्रकार से जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ जाती है और टकराती है, तो वो 33 सागर की जगह क्या हो जाता है, हिमालय का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा, हिमालय का, हिमालय पर्वत का निर्माण हो जाएगा। ये आपके एनसीईआरटी का मानचित्र मैंने आपको दिखाया। सवहनीय धाराओं ने भूप्रपट्टी को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया, और इस प्रकार भारत ऑस्ट्रेलिया की प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर प्रभावित होने लगी। सवहनीय धाराओं का मतलब क्या है, कन्वेक्शन करंट, जो मैंने आपको बताया, जो कि क्या होंगे, ऊपर की तरफ मूव करते हैं। तो जो फ्लूइड, जो लिक्विड, जो तरल पदार्थ भी होता है मैग्मा में,
मेंटल वाले में, तो मैग्मा में जब वो होता है तो वो धीरे धीरे उस धाराओं के साथ, उस करंट के साथ ऊपर जाता और जहां ही उसको जैसे स्पेस मिलता है उस स्पेस से वो बाहर निकल जाता है। तो वो कभी भूकंप के रूप में, कभी ज्वालामुखियों के रूप में हमें देखने को मिलता है। तो इन धाराओं ने क्या करा, भूपर्पट्टियों को अनेक टुकड़ों में बांट दिया, अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया। जो टुकड़ों में बांटा तो पहले तो हमने देखा लोरेशिया और गोंडवाना में बांटा। उसके बाद क्या हुआ, उसने और भाग इसके कर दिए, जो कि हमें आज 7 मुख्यतः 7 जो प्लेटें हैं वो देखने को मिलती है और कुछ अनेकों छोटी प्लेटें भी हमें देखने को मिलती है। गोंडवाना भूमि यह प्राचीन विशाल महाद्वीपीय पेंजिया का दक्षिणतम भाग है, जिसके उत्तर में अंगारा भूमि है। देखिए गोंडवाना भूमि क्या प्राचीन विशाल महाद्वीपीय पेंजिया का दक्षिणतम भाग है। ये देखिए, ये पूरा पहले क्या था, पूरा एक ही जमीन थी। तो ये क्या था, इसे हम क्या कहते थे, पेंजिया कहते थे। और जो इसका पूरा पानी वाला भाग था उसको क्या कहते थे, पेंथालासा। पेंजिया और पेंथालासा था। अब हुआ क्या कि जब ये 2 भागों में बटा तो ऊपर वाला तो क्या हो गया, लोरेशिया हो गया। दक्षिणतम भाग को क्या कहा गया, गोंडवाना लैंड कहा गया। इसमें जब अभी हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से आ रहे हैं। अब क्या हुआ है, जब गोंडवाना लैंड हो गया, अलग हो गया, तो अब मैं इसको गोंडवाना बना लेता हूं और इसको मैं लोरेशिया वाला भाग बना लेता हूं। अब इसने क्या कहा कि जिसके उत्तर में अंगारा भूमि थी, अंगारा भूमि क्या है, हम अंगारा भूमि क्या है। देखिए जब आप इस हमारी प्लेट को देखेंगे, इंडिया ऑस्ट्रेलियन प्लेट को देखेंगे, तो ये इधर एशिया की तरफ जाकर के टच करती है। और जो साइबेरिया है रशिया में, साइबेरिया है जो रशिया में, उस वाली जगह को अंगारा भूमि कहा गया है। तो उस वाली पे जाकर के टच करती है, जो कहती है, ये कहा गया है कि ये दक्षिणतम था। गोंडवाना भूमि जो प्राचीनतम पेंजिया का दक्षिणतम भाग था, और इसके उत्तर में क्या था, लोरेशिया तो पूरे को नाम दिया गया है, पर अंगारा भूमि किसको, जो साइबेरिया है रशिया में, उस वाली भूमि को नाम दिया गया है अंगारा भूमि का। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विविधताओं को दर्शाती है। यह बात मैंने आपको शुरुआत में ही कही थी कि हमारे यहाँ पे अलग अलग वेराइटीज आपको देखने को मिलती है, विभिन्न अलग अलग है। पर्वत भी है, पठार भी है, द्वीप भी है, मैदान भी है, प्रायद्वीप भी है, सब कुछ आपको भारत में देखने को मिलेगा। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। भूगर्भीय तौर पर, भूगर्भीय तौर का मतलब भूगर्भ, अगर हम भू के जमीन के गर्भ में देखेंगे, वोम में देखेंगे, अंदर देखते हैं, तो सबसे जो पुराना पृथ्वी की सतह में सबसे पुराना कोई भाग है तो वो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है, मतलब माना जाता है कि इसमें ज्यादा मूवमेंट नहीं होगा, ये वहां का वही रहेगा, या इसमें कोई भूकंप ऐसा नहीं आएगा। परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित कर दिया। तो ये माना जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि ये स्थिर ही रहेगा, यहाँ पर भी मूवमेंट हो सकता है, यहाँ पर भी भूकंप आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थल कर दिया है, मतलब हिमालय जैसे मैंने कहा आपको सबसे नवनिर्मितों में से एक है। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। अस्थिर मतलब जो एक जगह स्थिर नहीं रहेगा, जिसमें मैंने आपको बताया कि हिमालय की भी हाइट में परिवर्तन हुआ है और होगा आगे आगे, पर ऐसा नहीं है कि आज थोड़ा बढ़ा कल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, काफी समय लगेगा। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थल आकृति को दर्शाती है, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां तथा तेज बहने वाली नदी है। तो हिमालय की जो पूरी पर्वत श्रृंखला है ये एक युवा स्थल आकृति को दर्शाती है, ठीक है। युवा है मतलब सबसे जवान, मतलब सबसे पुराने जो बने हैं, जो अभी जस्ट हाल ही में बने, उनमें से एक है। और इसमें क्या है कि जो ऊंचे शिखर है, जो बिल्कुल टॉप हाइट से, उनकी बात कर रहा है, घाटियों की बात कर रहा है, जो तेज बहने वाली नदी है, सब इसमें आ जाता है। उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। देखिए अब जलोढ़ निक्षेपों का भी मतलब समझिए। अब यहाँ पे जैसे कि ये हिमालय वाला हमारा भाग है, ओके। अब यहाँ पर क्या होता है, इन हिमालयों पे नदियां भी बह रही है। अब हिमालय क्या है भाई, पत्थर है, चट्टान है। अब जब बिल्कुल नदियां यहाँ से बहती हुई आती है तो वो भारे भारे चट्टानों को क्या अपने साथ लेती हुई आती है। और जब उन चट्टानों को लेते हुए आती है तो धीरे धीरे जैसे जैसे वो चट्टान आते जाएंगे तो वो चट्टान के छोटे होते जाएंगे, होते जाएंगे और फिर वो क्या मिट्टी के फॉर्म में हो जाते हैं। और अब जब ये मिट्टी के फॉर्म में हो गए, ये क्या है, निक्षेप, डिपोजिशन हो गया, जमा हो गया, इकट्ठा हो चुके हैं, ओके। क्या है, जलोढ़ निक्षेप। जलोढ़ का मतलब समझिएगा, जल मतलब पानी, और ओढ़, हम नहीं कहते भाई सर्दी में ओढ़ के सोया करो, तो जल को ओढ़ करके जो मिट्टी आ रही है उसकी बात हो रही है। और जल जैसे यहाँ से पत्थर बहता हुआ है, वो किसके साथ आया, जल के साथ ही तो आया है भाई। यहाँ पर मेरा हिमालय है, यहाँ से नदी तेजी से भाई तो कोई पत्थर टूटेगा, वो उस पानी के साथ बहता बहता आ रहा, जैसे जैसे आगे वो टकराता जाएगा वो थोड़ा थोड़ा और छोटा होता जाएगा और मिट्टी के फॉर्म में बन जाएगा। तो जो हमारे मैदान बने हैं वो जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं, मतलब इन हिमालयों से नदियों के साथ बहते हुए आए हैं और यहाँ पर धीरे धीरे आते हुए इकट्ठे हो चुके हैं। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। और जो प्रायद्वीपीय पठार है हमारा नीचे का, वो आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों। इन चट्टानें भी 3 प्रकार की होती है, इनके बारे में भी हम आगे के लेक्चर्स में जानेंगे जब हम प्रायद्वीपीय पठारों की और भी ज्यादा
विस्तार में और विस्तृत में चर्चा करेंगे। पर आज के लिए इतना ही। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये आप लोगों के लिए, और ज्योग्राफी को तो बिल्कुल प्लीज ध्यान लगा करके आप पढ़िएगा। अगर कोई कॉन्सेप्ट आपके दिमाग से निकल गया तो बहुत भारी नुकसान आपको हो सकता है। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।